हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायोविस्टा। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूं। जैसा कि आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे कि सेल कैसे डिवाइड होती है, सेल साइकिल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और क्रोमोसोम किसे कहते हैं और एक्चुअल में ये है क्या। अगर हम बात करें इसके क्विक रिकैप की, यानी कि अगर किसी को जानना हो कि सेल क्या है, वैसे तो क्लास 9 में हम ये चैप्टर समझ लेते हैं, बट अगर किसी को फिर भी ना याद हो तो यहाँ बस इतना याद करने की कोशिश करें कि हम सेल किसे कहते हैं, ये सेल एक्चुअल में क्या है। पहले हम सेल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। अगर हम बात करें सेल की, तो जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर जो एक बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो है ब्रिक्स। तो जैसे बिना ब्रिक्स के कोई भी बिल्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत ढांचे वाली नहीं होती, उसी की तरह हमारी बॉडी भी बेटा एक मजबूत ढांचा बनाने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं सेल। सेल, या फिर अगर हम बात करें कि सेल से छोटी चीज क्या किसी चीज को लिविंग बना सकती है, तो नहीं। जिसके अंदर सेल नहीं है उसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं बेटा, यानी कि लाइफ वहीं पे आती है जहां पे सेल होती है। ये बात हम ऑलरेडी क्लास 9th में सेल चैप्टर में करके आ चुके हैं। यहां बस हमें बात करनी है कि सेल जो है वो डिवाइड कैसे होती है, क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं, और इससे रिलेटेड जितनी भी बात होगी वो इस चैप्टर में हम करेंगे। तो चैप्टर का टाइटल हमारे क्या रहेगा? सेल साइकिल। देन उसके बाद हम इसमें क्या समझेंगे? सेल डिवीजन, और इसमें हम ये भी समझेंगे कि सेल डिवाइड करता क्यों है। उसके बाद एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसको मैं ट्राई करूंगी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को बीच में ही समझा दूं। स्ट्रक्चर ना समझा पाऊं तो एटलीस्ट इतना बता दूंगी कि क्रोमोसोम किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हम ये क्रोमोसोम नहीं समझेंगे तो जब हम सेल डिवीजन की बात करेंगे तो हमें क्लियर ही नहीं होगा कि एक्चुअल में हम क्रोमोसोम्स के साथ कर क्या रहे हैं। तो पहले हमें क्रोमोसोम के बारे में समझना होगा, उसके बाद हम सेल डिवीजन पे आएंगे धीरे धीरे करके। पहले अगर हम बात करें सेल साइकिल, तो सेल साइकिल पूरा कह सकते हैं एक जो इवेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाता है। यानी सेल साइकिल क्या है? एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है जहां पे क्या होता है कि एक सेल के बनने से लेकर उसके खुद के डिवीजन तक जो समय लगेगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जो इवेंट, जो ऑर्डर्स फॉलो होंगे, उनको हम क्या बोल सकते हैं? सेल साइकिल। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार हम इसको लिख के समझ लेते हैं। एक्चुअल में सेल साइकिल है क्या? The interval between को इन शॉर्ट करके लिख रही हूं, the interval between a formation of cell and applies to its own next division। ठीक है, यानी कि ये एक सीक्वेंशियल मैनर है, यानी ये सीक्वेंस है पूरे जहां पे इवेंट्स फॉलो होते हैं, और ये इवेंट्स वन बाय वन एक एक करके ऑर्डर में लगे होते हैं। वहां से उन इवेंट्स के थ्रू एक सेल बनता है, और उस सेल से जो आगे नेक्स्ट सेल्स बनेंगे बेटा, इस पूरी साइकिल को हम क्या कहेंगे? सेल साइकिल। यानी कि मान लो मैंने क्या किया, इवेंट्स को फॉलो करते हुए मैंने एक सेल बनाई, ठीक है। अब नेक्स्ट वो सेल हमें पता है मान लो 2 में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक जो भी इवेंट्स फॉलो हुए, मेरे साइटोप्लाज्म में जो चेंजेस आए, मेरे न्यूक्लियस में जो चेंजेस आए, इन सारे चेंजेस को अगर मैं कंक्लूड कर लूं तो उसी को मैं क्या बोलती हूं बेटा? सेल साइकिल। उसी को क्या बोलूंगी मैं? सेल साइकिल। जब एक नई सेल बनती है और खुद वो जब डिवाइड करती है, वहां से लेके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी सीक्वेंस में मैनर, जो सीक्वेंशियल मैनर में, या बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर्स में आपके इवेंट्स चलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। समझ आया? उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे एक कंफ्यूजन आता है, वो होता है जेनरेशन टाइम का, कि एक्चुअली में जनरेशन टाइम है क्या, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है। जनरेशन टाइम क्या है? जो भी टाइम आपकी सेल को डिवाइड करने के लिए चाहिए, यानी कि द रिक्वायर्ड टाइम टू डिवाइड अ सेल,
उसी को आप क्या बोलोगे, जनरेशन टाइम। उसी को हमने क्या बोलना है, जनरेशन टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जनरेशन टाइम नहीं समझ में आया तो देखिए ह्यूमंस के केस में क्या होता है बेटा, ह्यूमंस के केस में उसकी सेल को डिवाइड करने में लगते हैं 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स, यानी एक ह्यूमन सेल अगर हम बात करें तो वो 24 घंटे में अपने आप को डिवाइड करती है। ठीक है, आपने ईस्ट के बारे में सुना होगा, नहीं याद है तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी सुना होगा, दोनों एक ही है। मैंने ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम बताया है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, अब ये ईस्ट की जो सेल है जो आप बेसिकली कुकीज में, केक में, भटूराज में खाते हो, वही ईस्ट है ये ईस्ट की बेटा जो सेल है वो कितने टाइम में डिवाइड करती है, 90 मिनट्स में। ठीक है, कितने में डिवाइड करेगी आपकी ये सेल, 90 मिनट्स में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये इसका जनरेशन टाइम हुआ, यानी कि जब भी किसी सेल को जितना भी टाइम लगेगा डिवाइड करने में वो उसका जनरेशन टाइम हो जाएगा, और जो जो चेंजेस उसके अंदर होंगे, जो जो स्टेजेस को वो फॉलो करेगा बेटा, उसको हमने क्या बोला है, सेल साइकिल। यानी कि जब हम सेल साइकिल की बात करेंगे, सो द इंटरवल बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ सेल, यानी एक सेल के बनने से लेकर उसी के खुद के डिवीजन तक के टाइम में जितनी भी चीजें फॉलो होंगी, जितने भी स्टेजेस फॉलो होंगे, उसको हम कहेंगे सेल साइकिल। और प्रॉपर जितना भी उसने टाइम लिया उस टाइम को क्या बोलोगे, जनरेशन टाइम। जैसे अगर आप बात करो ह्यूमन में 24 घंटे लगते हैं उसकी सेल को डिवाइड होने में, ईस्ट को 90 मिनट लगता है अपनी सेल को डिवाइड करने में। इतनी चीज मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब हमने सेल साइकिल यानी एक टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे अपने सेल डिवीजन की। अगर हम बात करें सेल डिवीजन की तो एक्चुअल में ये सेल डिवीजन है क्या बेटा, और हमें इससे क्या मतलब है, मतलब इसकी क्या वाकई हमें रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है, सेल डिवीजन की हमें रिक्वायरमेंट तो सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जो आज हम इतनी बड़ी बॉडी लेकर खड़े हुए हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन ही ना होता तो आज शायद हम यूनिसेलुलर जैसे छोटे होते। तभी तो हम बोलते हैं यूनिसेलुलर आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल, मल्टीसेलुलर आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सेल्स। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसने अपने जो उसके सेल्स है उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया है। तो प्रोसेस कौन सा फॉलो किया होगा? सेल डिवीजन। ठीक है, अब हम सेल डिवीजन में बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है, सेल का साइज ग्रो करता है। अभी ध्यान से देखिएगा, ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर ये सेल यहां से इतनी हुई, ठीक है, न्यूक्लियस सेम रहा, फिर यहां सेल का साइज इतना हो गया। अब देखो बढ़ा क्या, अल्टीमेटली न्यूक्लियस का साइज तो सेम रहा, मैंने क्या बढ़ाया, सेल का साइटोप्लाज्म। देख रहे हो यहाँ पे कितनी कम जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, यहाँ पे देखो फिर यहाँ जाके अचानक से बड़ा हो गया। यानी मुझे एक चीज समझ में आई कि सेल का साइटोप्लाज्म राइज कर रहा है, सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, पर एक चीज का साइज अभी भी कांस्टेंट है, वो क्या है, न्यूक्लियस। यानी कि अगर सेल का साइज बढ़ता चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेल कहेगी कि भाई ये तो दिक्कत है, सेल का साइज नहीं हमें बढ़ाना, हमें तो सेल के नंबर बढ़ाने थे। तो सेल डिवीजन क्यों होता है, क्यों इतना नेसेसरी है? पहला रीजन, ठीक है, पहला रीजन क्या होगा, टू मेंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशो। हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें ऐसा लगता था कि सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट हमें रिपेयर के लिए, सही भी है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं कि सेल डिवाइड क्यों होती है, सेल डिवीजन क्यों है। तो सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है जब हमें चोट लग जाती है तो सेल वहां से जो डैमेज सेल होती है वो हट जाती है, नई सेल आती है, या हमें कोई चोट लग रही है या फिर हमारी सेल कहीं ऑलरेडी डेड हो जा रही है बॉडी के अंदर तो वो भी रिप्लेस हो रही है, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए जब गैमीट्स बनने की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब में भी है। बट प्राइमरीली क्या फंक्शन है उसका, प्रायोरिटी बेसिस पे क्या काम है? तो सेल डिवीजन का प्रायोरिटी बेसिस पे काम है टू मेंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशो। पहले तो आपको यही देखना है ना कि भाई यहाँ तो साइटोप्लाज्म ही बढ़ा जा रहा है, न्यूक्लियस तो अपनी ही जगह पर उतना ही बढ़ा हुआ है, न्यूक्लियस का साइज तो हम इतना ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। तो दोनों के रेशो में इक्वालिटी होनी चाहिए ना, दोनों के रेशो सेम होने चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि देखो यहाँ सेल का साइज बढ़ गया, न्यूक्लियस उतना का उतना ही है, तो या तो हम न्यूक्लियस को भी उतना करें या फिर हम साइटोप्लाज्म को कम करें। इसीलिए बेटा हमने दोनों के रेशोज को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, मतलब हमने नहीं, हमारी बॉडी ने सेल डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई करना शुरू किया। उसके बाद जैसा आपको पता है फॉर रिप्रोडक्शन करने के लिए भी क्यों, वाइल द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, गैमीट्स के बारे में मैंने यहाँ पे मैं रीजंस लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि एक्चुअल में मैंने लिखा क्यों है। ठीक है, रीजंस क्यों सेल डिवीजन हो रहे हैं, पहला टू मेंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशो, दोनों का रेशो मेंटेन करने के लिए ताकि हमारी सेल प्रॉपर वे में काम कर सके। दूसरा फॉर रिप्रोडक्शन, तीसरा फॉर रिपेयर,
ठीक है। अगर आपकी सेल में कोई छोटा मोटा मटेरियल थोड़ा सा कम हो गया या डैमेज हो गया है तो उसको प्रॉपर रिपेयर कर सके किसी भी सेल को फॉर रिप्लेसमेंट। अगर आपको रिप्लेस ही करनी है सेल, मान लो कोई पूरी तरीके से डेड ही हो गई, उसमें रिपेयर के कोई चांसेस नहीं है, तो आप उसको हटाएंगे ही, ठीक है। और लास्ट वाला क्या बचेगा आपका, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है बेटा, जैसे हमारे सब में ना डीएनए हमारा सेम नहीं होता, हमारी सेल सेम नहीं होती, ठीक है। मतलब सेल के कंटेंट सेम हो सकते हैं, भाई जो ऑर्गेनेलीज मेरे पास हैं वही सामने वाले एक्स पर्सन के पास होंगी, ठीक है। बट जब आप डीएनए चेक कराते हो तो मेरा डीएनए कुछ और होगा और किसी पर्सन का डीएनए कुछ और होगा। तो जो ये डीएनए एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं ना प्रॉपर्ली 100%, वो किसकी वजह से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है तो वो अपना कंटेंट अपने हिसाब से डिवाइड करता है, ठीक है। डीएनए में अलग अलग चेंजेस आते हैं, तो जो ये चेंजेस आए हैं ये आना भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगा कि सारे ऑर्गेनिजम्स में जितना टाइप का जेनेटिक मटेरियल है, हर किसी में कुछ अलग अलग टाइप के जीन काम कर रहे होंगे। मान लो मेरी आंखों का कलर है ब्राउन, किसी की आंखों का कलर होगा ब्लैक, तो ये जो ब्राउन ब्लैक ये जो चेंजेस आ रहे हैं ब्लू और ग्रीन आईज में, ये किसकी वजह से आ रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी में। क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है तो वो अपने कंटेंट्स को ऐसे डिवाइड करता है कि वो अपने पास्ट के जितने भी मतलब हमारे पेरेंट्स जो हैं उनके कैरेक्टर्स को लेके आएगा, फिर उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव देखेगा। बट अगर आपको फिर भी इतना नहीं समझ में आ रहा तो अभी के लिए बस इतना समझेंगे कि सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमें इतनी बड़ी बॉडी बनानी थी, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद रीजंस पे अगर हम आए तो सबसे मेन जो रीजन रहेगा टू मेंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशो, ये मैंने आपको बता दिया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशो मेंटेन करने के लिए। अब जो बाद में जो हमारे काम आते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, जब आप गैमीट्स बनाते हैं। नेक्स्ट फॉर द रिपेयर, अगर किसी सेल में या किसी बॉडी के पार्ट में थोड़ी बहुत रिपेयर की जरूरत है तो भी वो सेल डिवीजन को फॉलो करता है। नेक्स्ट फॉर रिप्लेसमेंट, अगर कोई सेल प्रॉपरली ही डेड हो गई, जैसे कि मान लो हमारी सर्दियां होती है तो शेड ऑफ हो जाती है हमारी स्किन डेड होकर, तो वो किसकी वजह से, अगर वो रिप्लेस होती है तो वो केवल और केवल किसकी वजह से होगी, सेल डिवीजन की वजह से। उसके बाद जो नेक्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है, जेनेटिक आप समझते हैं आपका डीएनए, और डाइवर्सिटी मतलब क्या होगा, उसमें वेराइटी। तो जितने लोग, जितनी पॉपुलेशन आपकी इस अर्थ पे है, सबके पास कुछ उनके डीएनए में कुछ अलग अलग खासियत होगी, वो भी किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से। आगे हम बात करेंगे फेजेस ऑफ सेल डिवीजन की। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अगर हम फेजेस की बात करें तो फेजेस को फर्दर हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, एक होता है बेटा हमारा फेज जिसका नाम है इंटरफेज, और दूसरा फेज कौन सा है, माइटोटिक फेज। दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें इंटरफेज की, इंटरफेज एक ऐसा फेज है जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा समय लगता है। और माइटोटिक फेज जिसमें इतना टाइम नहीं लगता। अगर हम बात करें इंटरफेज के कंपेयर में तो उसका टाइम जो है वो ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर हम परसेंटेज लेते हैं 100% तो 95% तो इंटरफेज ही ले जाता है, बचा हुआ 5% टाइम ड्यूरेशन किसके साथ रहता है, माइटोटिक के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे घर में अगर मान लो कोई शादी फिक्स होती है, तो जब शादी फिक्स होती है तो लोग बड़ी जल्दी जल्दी प्रिपरेशंस में लग जाते हैं, ठीक है। फिर भी मोस्ट प्रोबेबली हमें प्रिपरेशन में कितना टाइम लग जाता है, 4 महीने 6 महीने, डिपेंड करता है कि कैसे टाइप के प्रिपरेशन हमें करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे केटरिंग हो गया, ठीक है, वेन्यू हो गया, डेकोरेशन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनके लिए हमें बहुत टाइम चाहिए होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा एस्टिमेट लगाए तो 6 महीने। तो जो 6 महीने हैं वो तो हमें शादी की तैयारियों में लग गए, और शादी वाला दिन जो है वो एक ही दिन है। तो यानी कि अगर हम बात करें कि टाइम हमें कहाँ ज्यादा लगा, शादी वाले दिन में या फिर शादी की प्रिपरेशंस में, तो बेटा ये बहुत अंडरस्टूड है, हमारे घर भी बहुत सारी शादियां होती हैं, ठीक है। और ये आसपास हम किसी भी शादी में जाते हैं तो हमें पता होता है कि वो बेचारे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रिपरेशंस में लगे होते हैं बहुत पहले से। तो यानी कि जो प्रिपरेशन वाला टाइम हो गया, ये जो हम शादी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हो गया इंटरफेज। और अगर हम बात करें शादी वाले दिन की तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइटोटिक फेज। समझ में आया? यानी कि मैंने क्या बताया कि इंटरफेज हमारा कितना टाइम ड्यूरेशन ऑक्यूपाई करता है, 95%। सो बचा हुआ 5% हमारा किसके साथ चला जाएगा, माइटोटिक फेज के साथ, ठीक है। अब देखो इंटरफेज को आप क्या क्या बुला सकते हो बेटा, इंटरफेज का नाम हो सकता है रेस्टिंग फेज, उसके बाद और क्या हो सकता है, नॉन डिवाइडिंग फेज, क्योंकि इसमें डिवाइड तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है, इसीलिए इसका नेक्स्ट नाम क्या पड़ जाएगा, प्रिपरेटरी फेज।
ठीक है, यानी कि देख लो कितने सारे नाम हैं। अब एक एक नाम का मैं मतलब समझाती हूँ। प्रिपरेटरी तो आपको समझ में आ गया होगा आपके इंटरफेस, क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है तो इसको मैंने क्या बोला है, प्रिपरेटरी फेज। उसके बाद रेस्टिंग फेज क्यों बोला है भाई? रेस्टिंग फेज मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ से डिवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने काम कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि भाई ये कंटेंट मुझे बनाना है, ये ऑर्गेनेलिज मुझे डबल करनी है, उन सारी चीजों के बारे में वो काम कर रहा है। पर क्या सेल मेटाबॉलिकली यहाँ एक्टिव है? बिल्कुल है। इंटरफेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि नाम ही रेस्टिंग फेज है, इसका मतलब यहाँ तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? सेल अपने कंटेंट को डबल कर रहा है, सेल अपने साइटोप्लाज्म में चेंजेस कर रहा है, सेल अपने न्यूक्लियस में चेंजेस कर रहा है, तो क्यों नहीं होगा? ऑर्गेनेलिज कहाँ डबल हो रही है? यही तो डबल हो रही है भाई। तो जब ये इतना सारा काम चल रहा है तो वहां पे केमिकल एक्टिविटीज तो चली रही हैं, केमिकल रिएक्शंस तो चली रही हैं। रेस्टिंग बस क्यों बोला है? क्योंकि सेल वहां पे अलग नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, बट सेल के अंदर काम तो चल रहा है। अगर सेल के अंदर काम चल रहा है यानी कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो रेस्टिंग समझ में आ गया हमने क्यों बोला। नॉन डिवाइडिंग आपको मैंने पहले वाले सेंटेंस में ही बता दिया कि सेल यार डिवाइड नहीं कर रहा है, केवल वो अपने कंटेंट में काम कर रहा है बस। उसके बाद अगर हम बात करें माइटोटिक को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? माइटोटिक को हम बोल सकते हैं डिवाइडिंग फेज, क्योंकि बेटा हमें पता है यहाँ पे सेल क्या कर रही है, डिवाइड, और मेटाबॉलिकली तो यहाँ पे एक्टिव होनी ही होनी है। उसके बाद अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस को बेटा हमने फर्दर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 3 कैटेगरीज में। ठीक है, पहला वाला होता है G1 जिसको हम गैप 1 बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर जनरेशन 1। उसके बाद S फेज जिसको हम बोल सकते हैं सिंथेसिस फेज। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास क्या बचता है? G2 फेज। ठीक है, G2 फेज या फिर गैप 2 फेज। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। G1 में भी कुछ चेंजेस होते हैं। S हमें मेन याद रखना होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने S मेन बोला है तो G1 भूल जाए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सारे फेजेस में जो जो चेंजेस होते हैं हम उनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने माइटोटिक फेज में। तो माइटोटिक को बेटा हमने कुछ ऐसी कैटेगरीज में बांटा है। पहला वाला इसको बोलते हो प्रोफेज, ठीक है। उसके बाद प्रोफेज के बाद क्या आता है आपका? मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज के बाद अब अगला क्या आ सकता है? एनाफेज, ठीक है, नाम से तो आप फेमिलियर हो गए ही होगे, एनाफेज। और एनाफेज के बाद लास्ट वाला जो आपके पास आता है वो कौन सा हो जाएगा बेटा? टीलोफेज, ठीक है। यानी वहां पे इंटरफेज में हमारे पास 3 सब डिविजन थे, G1, S और G2। और यहाँ पे हमारे पास माइटोटिक फेज में कौन कौन से हैं बेटा? माइटोटिक फेज में आपके पास प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, ठीक है। 4 टाइप के डिविजन आपके पास यहाँ हो गए। अब 1 बाय 1 हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट फर्स्टली हमें क्या देखना है? एक हम पाई चार्ट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभार इधर से भी आ जाते हैं। देखो मैं परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना सकती बट ट्राई जरूर करूंगी, ठीक है। और वैसे भी यहाँ हमें ड्राइंग नहीं देखनी है, हमें बेसिकली यहाँ पे ये देखना है कि हमारा जो भी सर्कल बन रहा है यानी पाई चार्ट के लिए वो ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। पहला, ठीक है, ये टाइम ऑक्यूपाई हो गया G1 के लिए, ठीक है। उसके बाद ये रहा S वाला, ये रहा G2 वाला, और ये जो है ये है माइटोटिक, ठीक है। माइटोटिक में भी क्या होगा बेटा? ये वाला डिवाइड होगा P में, ये M में। एक मिनट, ये लाइन थोड़ी सी मैं सीधी कर दूं। ये A में और ये T में। ये रहा पी मैट का सीक्वेंस, यानी कि पी मैट किसको फॉलो करता है बेटा? माइटोसिस, ठीक है, याद रखेंगे। ये जो पी मैट वाला कंटेंट है वो माइटोसिस की तरफ जाएगा। बाकी ये क्या है मेरा बेटा? ये है, आपको वैसे मैं बता चुकी हूं, इंटरफेस, ठीक है। ये पूरा इंटरफेस को फॉलो करेगा यहां तक, ठीक है। ये आपका देखो मैंने यहां तक बना दिया ऐसे, ठीक है। और फिर फर्दर यहां से और इधर से ऐसे, ठीक है। यानी G1S G2 ऑक्यूपाई करेगा इंटरफेस के साथ, जबकि पी मैट आपका माइटोसिस के साथ। अगर किसी को लग रहा है ये पी मैट क्या है तो वही है बेटा जो भी मैंने नाम लिखे हैं। P से प्रोफेज, N से मेटाफेज, A से एनाफेज और T से टीलोफेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक करके। हमारे G1 से हम शुरुआत करेंगे, यानी कि इंटरफेज से हमें शुरुआत करनी है, और टीलोफेज तक क्या क्या चेंजेस होते हैं अब हम उनके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम इंटरफेस से। वैसे तो इंटरफेस में हम वही चीजें लिखेंगे जो हम पहले बात कर चुके हैं, पर फिर भी ताकि हमें याद रहे। इंटरफेस में क्या होगा? पहला तो लॉन्गेस्ट
फेज ऑफ सेल साइकिल, ये हमारी सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज है, जहां पे हमने बात की थी कि 95% टाइम यही ऑक्यूपाई कर लेता है। नेक्स्ट क्या रहेगा, कैसा फेज है बेटा ये, मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, मैंने बताया था कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती है, केमिकल रिएक्शंस इनफैक्ट इनहांस हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल के कंटेंट के बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट पे इंटरफेज का पहला फेज जो हमने बात की थी G1 के बारे में, इसको या तो आप बोल लो गैप 1 फेज, या फिर इसी को क्या बोलोगे, ग्रोथ 1 फेज। ठीक है, तो पहले फेज का हमें नाम तो समझ में आ गया कि G1 क्यों रखा गया है, गैप 1 या ग्रोथ 1 फेज इसी को हम बोलते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, पहला इसकी एक खासियत है बेटा, क्या, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। बेटा इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो मैंने ऊपर लिखा है और नीचे जो लिखा है उसमें लास्ट के वर्ड्स अलग अलग है। मैंने लिखा है इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है, बट किसका, सेल साइकिल का। जबकि अगर मैं बात करूं बेटा आपके G1 वाले की, तो ये लॉन्गेस्ट फेज है, बट ये इंटरफेज का लॉन्गेस्ट फेज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में ये तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक था। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा बेटा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा न्यू प्रोटीन्स एंड सेल ऑर्गेनेलिस फॉर्म। ठीक है, नई सेल ऑर्गेनेलिस और नए जो प्रोटीन्स हैं जो सेल को ग्रो करने के लिए मदद चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे बनेंगी। तो यानी कि थर्ड पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, सेल ग्रोज इन साइज, यानी कि सेल ग्रो भी करेगा। सेल को ग्रो करने के लिए जो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या नई नई ऑर्गेनेलिस भी यहीं पे बनेंगी, और लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बात करें G1 के बाद जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है उसको क्या बोलेंगे, एस फेज। ठीक है, ये एस फेज यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा बेटा, सिंथेसिस। ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज, यानी कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ बनाने का काम करेगा। मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्या फिर G1 हमारा ऐसे ही है, नहीं बेटा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम आप जितनी भी लड़ाइयां लड़ रहे हैं वो सिर्फ एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, डीएनए। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में अगर डीएनए में छेड़खानी हो जाए तो हमें कितने सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी कि सारी की सारी जंग किसके पीछे, डीएनए के पीछे। यानी जो भी बात होगी डीएनए की रिगार्डिंग वो किसमें होनी है बेटा, मेरे एस फेज में। ठीक है, पहला इसमें क्या होगा, इसमें होगा डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा क्या होगा, सेल डिवीजन के टाइम पे बेटा एक ऑर्गेनेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये ना हो तो शायद मेरा सेल डिवीजन कुछ अपने मायने ही नहीं रखता। ठीक है, वो कौन है, सेंट्रियोल। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होती है बेटा, प्लांट में ये एनिमल में प्रेजेंट होती है, प्लांट में क्या होता है, ये एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, तो सेंट्रियोल कैसा हो जाएगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी इसी में होगा बेटा, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आगे आते हैं डीएनए डबल्स। ठीक है, डीएनए का जो कंटेंट होगा वो डबल हो जाता है। डीएनए कंटेंट डबल होने का क्या मतलब है बेटा, कि जो यहाँ पे मेरे क्रोमोसोम है, इनको आप क्रोमोसोम ही बोलते हो, जो बेटा ये क्रोमोसोम है, अगर ये है तो भी क्रोमोसोम, और अगर आपने एक एक्स वाई टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा, एक्स टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा, एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखने वाला भी क्रोमोसोम है, तो दोनों में फर्क क्या है, मैंने बोला डीएनए डबल्स। अगर डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, यही मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ। एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको भी आप क्रोमोसोम बोलते हो। ठीक है, तो जब सेल डिवीजन शुरू होता है, ठीक है, यानी कि जब हम इंटरफेस की बात करते हैं, ये सारी चीजें बात करते हैं, तो तुम्हें याद होगा, तुम सेल में पढ़ के आ रहे हो कि न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, सेल नॉर्मल होता है, जैसे मान लो मेरी यहाँ की स्किन की सेल है, अभी नॉर्मल है, यहाँ कोई चोट नहीं लगी, इसको रिप्लेस नहीं होना अभी, ठीक है, ये रिपेयर नहीं होना, तो अभी न्यूक्लियस के अंदर मेरा जो डीएनए है वो उलझे हुए धागे की तरह पड़े रहेगा, और उस धागे का नाम होता है क्रोमैटिन रेटिकुलम। कुछ लोग क्रोमैटिन मटेरियल, कुछ क्रोमैटिन थ्रेड के नाम से जानते होंगे, है ये सेम ही चीज। ठीक है, ये डीएनए उलझे हुए धागे में पड़ा रहता है, पर जब मेरे सेल को डिवाइड होना होता है, या यही इंटरफेज या ये सारे इवेंट शुरू हो जाते हैं, तो इन इवेंट्स में क्या होगा बेटा, इन इवेंट्स में यही धागा कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंसेशन के बाद ये क्या बनाएगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर शेप में आ जाता है, जिसको क्रोमोसोम बोलते हो। क्रोमोसोम क्या है, इसको समझने के लिए जरा ध्यान से समझेंगे। क्रोमोसोम को हम दो पार्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्रोमो या क्रोमा का मतलब होता है कलर,
सोमा या सोम का मतलब होता है बॉडी, यानी कि कलर्ड बॉडीज है, यानी कि डीएनए क्या है बेटा, प्रॉपर एक फॉर्म में अरेंज हो जाता है जब आपकी सेल को डिवाइड होना होता है, और उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि ये अपनी सिस्टर क्रोमैटिड को साथ बुला लेगा, कहेगा भाई मुझे अगर सिस्टर क्रोमैटिड बनानी ही है, यानी है तो अल्टीमेटली डीएनए का ही पार्ट ना, तो जब मुझे सिस्टर क्रोमैटिड बनानी ही है तो क्यों ना मैं उसको एस फेज में ही बनाऊं। ठीक है, ये होता है डीएनए कंटेंट का डबल होना। ठीक है, डीएनए बिकम डबल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, रिमेन सेम, जो क्रोमोसोम का नंबर रहेगा बेटा वो सेम रहेगा। यानी कि अगर ह्यूमन में बात करूं तो जैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये 23 पेयर होते हैं, तो ऐसा नहीं कि 46 से 48 या 47 हो जाएंगे और या फिर 23 से 24 या 25 हो जाएंगे, नहीं, नंबर विल स्टिल सेम, नंबर हमेशा सेम रहेगा, बट जो जैसे सिस्टर क्रोमैटिड है वो इसके साथ बन जाएगी बेटा। समझ आया इतना? ठीक है, तो इतनी चीजें मेरी किसमें होंगी बेटा, सिंथेसिस फेज में। क्या क्या होगा सिंथेटिक फेज में, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, नेक्स्ट सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी यही होगा, नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, डीएनए यही डबल होगा। ठीक है, डीएनए डबल क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड बनाएगा, यानी कि बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा रहेगा बेटा, सेम रहेगा, इसको बहुत ध्यान देंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। और इसके साथ साथ क्या होगा बेटा, जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा ना तो एक प्रोटीन भी यहाँ पे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन एक टाइप का बेटा प्रोटीन है जो आपकी डीएनए की पैकेजिंग में बहुत मदद करता है, इसीलिए ये भी यहीं पे बनेगा। मतलब डीएनए, अगर डीएनए का जिक्र हो तो तुम याद कर लेना एस फेज के बारे में ही तुमको बात करनी है, चाहे वो डीएनए की पैकेजिंग वाला प्रोटीन हो और चाहे तुम इन सब के डीएनए के बारे में बात करो, तुम्हें एस फेज ही याद रखना है। डीएनए की बात ना तो हम G1 में करते हैं ना हम G2 में करते हैं, केवल और केवल किस में करेंगे, एस फेज में। नेक्स्ट में अगर हम बात करें G2 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, G2 फेज। अब मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं कर रही बेटा कि गैप 1 तुम अंडरस्टूड हो, G1 था तो गैप 1, G2 फेज है तो गैप 2 फेज है, ग्रोथ 1 फेज है तो इधर क्या हो जाएगा, G2 फेज, यानी कि ग्रोथ 2 फेज। अब यहां पे क्या क्या चेंजेस होंगे वो जरा ध्यान से देखेंगे। पहला, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस का बेटा ये शॉर्टेस्ट फेज है, क्योंकि तुम्हें पता है लॉन्गेस्ट फेज का टैग किसको दे दिया, लॉन्गेस्ट फेज का टैग तुमने दे दिया अपने G1 को, तो शॉर्टेस्ट का भी किसी को दे दो। शॉर्टेस्ट का तुमने किसको दे दिया, G2 को। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, सेल ग्रो करेगा, सेल कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा, बट उसको जो जो चीजें चाहिए वो भी यहां बनेंगी एक्सेप्ट डीएनए। डीएनए हमारे यहां बात कर चुके हैं कि डीएनए किसमें बनेगा, एस में। यहां पे क्या बनेगा, आरएनए, enzymes and proteins। ठीक है, formed needed for division। डिवाइड करने के लिए जो जो आपको चाहिए बेटा, आरएनए चाहिए, ठीक है, एंजाइम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो कहां पे बन रहा है बेटा, आपके G2 में। और लास्ट वाले में क्या होगा बेटा, सेल प्रिपेयर्स फॉर माइटोटिक डिवीजन। यहां पे सेल अपने आप को किसके लिए प्रिपेयर करिए बेटा, माइटोसिस डिवीजन के लिए, ठीक है, या माइटोटिक फेज के लिए, जैसा आप बोलना चाहें। ठीक है, ये सारी चीजें हमने किसके बारे में बात करी, ये सारी की सारी बात की हमने इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस के 3 फेजेस हमने देखे, इंटरफेस के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, इसलिए बार बार अब रिपीट नहीं कर रही मैं। ठीक है, G1 से बात करो, गैप 1 या ग्रोथ 1 बोल सकते हो आप इसको। इसमें क्या होगा, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज है। उसके बाद न्यू प्रोटीन एंड सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्म्ड, और सेल कंटिन्यूसली यहाँ ग्रो करता रहेगा अपना साइज। नेक्स्ट एस में बात करें, मैंने बोला है डीएनए के बारे में जितनी बात होगी वो यही होगी। डीएनए रेप्लिकेट करेगा, यानी कि डुप्लीकेट भी बोल सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, जो कि डीएनए को पैक करने का काम करता है बेटा। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन भी बोल सकते हो, यानी कि क्या होगा, सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट करेगा यानी रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि ये सेल डिवीजन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, डीएनए डबल्स। डीएनए डबल होने का क्या मतलब है, डीएनए डबल होने का मतलब है कि जो हमारा क्रोमोसोम होगा वो अपनी सिस्टर क्रोमैटिड को बना लेगा,
नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना जरूर लेगा बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल स्टिल सेम। ये मैं बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं आएगा, वो हमेशा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे G2 के बारे में। तो आपको पता है गैप 2 फेज बोलो या ग्रोथ 2 फेज बोल लो, ठीक है। इसमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज है क्योंकि उधर लॉन्गेस्ट दे दिया तो उधर शॉर्टेस्ट दे दो। उसके बाद आरएनए, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स जो भी रिक्वायर्ड है सेल को कंटिन्यू ग्रो करने के लिए या फिर सेल को आगे डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो सब G2 में बनेगा। और लास्टली यहाँ पे सेल प्रिपेयर होता है आपका माइटोटिक डिवीजन के लिए या फिर माइटोसिस के लिए। यहाँ पे हम बात कर चुके हैं अपने इंटरफेस की, पूरा इंटरफेस यहाँ पे खत्म हो चुका है। बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया है जिसको हमने बोलना है G0, क्योंकि कभी कदार हम सबके बारे में बात कर लेते हैं बट G0 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कदार पूछ लिया जाता है तो हमें लगता है यार हमने G1 पढ़ लिया था, S पढ़ लिया था, G2, अब ये G0 की क्या भला है। तो पहले G0 करेंगे, देन उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा जो आगे का टॉपिक रहेगा यानी कि माइटोटिक फेज का। G0 फेज, ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं आपके इजीनेस के लिए, G0 फेज। अब बेटा ये वो फेज है G0 फेज, G1, S और G2 ये तीनों से अलग है, ठीक है। G0 का क्या मतलब है पहले समझ लेते हैं। G0 का मतलब ये है बेटा, अगर मान लो कोई सेल है, ठीक है, और वो G1 पूरा करके यहां से जा चुकी है, ठीक है, G1 से अगर वो अपने आप को एग्जिट कर लेती है तो ऐसी टाइप की सेल को आप क्या बोलते हो, G0, ठीक है, या ऐसे टाइप के फेज को क्या बोलते हो, G0 फेज, ठीक है। इसको रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको क्वेश्चन स्टेज भी बोल सकते हैं। तो आप इसको जिस नाम से भी बुलाना चाहें उस नाम से बुला सकते हैं, G0 फेज, क्वेश्चन फेज या रेस्टिंग फेज, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, ये G1 से एग्जिट कर जाएगी, ठीक है। और अगर इसको री एंटर भी करना है, मान लो इसको ये लग रहा है कि मेरे में कुछ प्रोटीन्स की कमी हो गई है, मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी आगे, तो भी ये G1 में एंटर कर सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कोई सेल G1 को एग्जिट कर गई है तो वो वापस नहीं आ सकती है, वो वापस भी आ सकती है पर उसको वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से उसने अंत किया था। यानी कि अगर वो G1 से बाहर निकली थी तो उसको वापस से एंटर भी कहां से करना पड़ेगा, G1 से ही एंटर करना पड़ेगा। यानी कि लीव और वापस से आना, यानी कि एग्जिट और एंट्रेंस उसका एक ही फेज से होगा जिसको हम कहेंगे G1 फेज, ठीक है। तो यहीं पे हम ये लिखने जा रहे हैं G1 फेज, G0 फेज, यानी कि क्वेश्चन फेज या रेस्टिंग फेज भी इसी को बोलते हैं। मैं बार बार नाम रिपीट कर दे रही हूं तो आप लिख लेंगे, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे क्या क्या होता है, एग्जिट फ्रॉम G1, ठीक है, G1 से एग्जिट करेगा, कैन री एंटर इन G1, G1 में ही वापस से वो री एंटर करेगा, सेल परमानेंटली और टेम्परली कैन एग्जिट। या तो हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सेल परमानेंट तरीके से ही एग्जिट कर जाए कि वापस वो कभी G1 में एंटर करना ही ना चाहे, या फिर कभी कभी टेम्पररी होता है कि भाई मुझ में ये प्रोटीन की कमी होगी तो फिर मैं वापस से G1 में एंटर करके वो प्रोटीन को पूरा कर लूंगी। जैसे कि अगर मैं परमानेंट का एग्जाम्पल लूं तो कौन सा होगा बेटा, हार्ट सेल्स, ठीक है, या फिर नर्व सेल, ठीक है, जिसको आप न्यूरॉन के नाम से भी जानते हो। हार्ट सेल और नर्व सेल ऐसी सेल है जो एक बार अगर G1 से एग्जिट कर गई सो दे कैन नॉट एंटर अगेन, ठीक है। और अगर हम बात करें टेम्पररी की तो बेटा आप टेम्पररी, कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि लिवर जो है बेटा वो आपका काफी बन सकता है, ठीक है, लिवर वापस से अपने आप को फॉर्म कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो किसका पार्ट है, वो टेम्पररी G1 से एग्जिट करता है, वापस भी आ सकता है G1 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिवर सेल्स जिनको बेटा हम हेपाटोसाइट्स के नाम से जानते हैं वही चीज, ठीक है। हेपाटोसाइट्स जो आपकी होती है वो टेम्पररी है, ठीक है, यानी कि वो एंटर भी कर सकती है और वापस से एग्जिट भी कर सकती है। ये तो बात हो गई हमारे G0 फेज की। अब हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, माइटोटिक फेज, ठीक है। अब यहाँ माइटोटिक फेज में ऐसी क्या क्या खासियत है या माइटोटिक फेज को हम कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटर तरीके से, वो ध्यान से समझते हैं। पहला तो माइटोटिक फेज की दो कैटेगरीज होती हैं फर्दर, जिनको बात हम जैसे बात करेंगे उतनी ही इंपॉर्टेंट ये है भी। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कुछ लोग इस शब्द का मतलब भी जानते होंगे।
और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस मतलब होता है बेटा डिवीजन। बाकी कैरियो वर्ड किसके लिए है, ये है, यहां पे मैं लिख दे रही हूं, एक मिनट, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पे होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के डिवीजन को ही मैं क्या बोलती हूं, कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अब यहां पे आप समझ गए होंगे, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को मैं क्या बोलूंगी बेटा, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे लगाना था पी के लिए। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को ही मैं क्या कहती हूं, साइटोकाइनेसिस। बेटा ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। यानी कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद जाके सेल का डिवीजन होगा, तब सेल अलग होंगी। यानी कि अगर मुझे सेल को अलग ही करना है, यानी कि साइटोकाइनेसिस ही करना है, तो पहले मैं क्या करूंगी, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस को अलग अलग करो भाई, उसके बाद सेल को अलग अलग करोगे, साइटोकाइनेसिस। इतनी चीज क्लियर हुई। अब अगर मैं माइटोटिक फेज की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक यहां पे लिखना चाहूं, तो माइटोटिक फेज की पहली कैरेक्टरिस्टिक यहां पे क्या रहेगी, माइटोटिक फेज की पहली कैरेक्टरिस्टिक रहेगी फॉलोज इंटरफेस। ठीक है, ये इंटरफेस के बाद होता है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हो आप कि इट परफॉर्म्ड लेटर इंटरफेस। ठीक है, यानी कि हमेशा इंटरफेस के बाद होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई सीक्वेंस जब भी मन आया तभी कर लिया, कि नहीं चलो एक काम करते हैं, पहले हम वो माइटोसिस कर लेते हैं, यानी माइटोटिक डिवीजन कर लेते हैं, फिर हम इंटरफेस करेंगे। नहीं भाई, ठीक है, ध्यान रखना कि आपको माइटोसिस करना है तो पहले इंटरफेज करना पड़ेगा। पहले इंटरफेज में पूरा प्रिपेयर तो करोगे, तब तो जाके आप कहीं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कर पाओगे, यानी कैरियोकाइनेसिस करोगे, साइटोकाइनेसिस करोगे। ठीक है, इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, माइटोटिक फेज क्या होता है, ये आपका होगा फॉलोज इंटरफेस, ये इंटरफेस के बाद ही होगा। ठीक है, यानी कि ये आपके इंटरफेस को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, शॉर्टर देन इंटरफेस। आपको पता है इंटरफेस से ये छोटा ही रहेगा। पहला फॉलोज इंटरफेस और दूसरा शॉर्टर देन इंटरफेस। ये इंटरफेस से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम ये पहले बात कर चुके हैं, बस यहाँ पे हमें लिखना इसलिए जरूरी था ताकि जितनी बार आप लिखेंगे आपको उतनी बार याद होगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा अब प्रॉपर सेल डिवीजन की। ठीक है, कितने टाइप का सेल डिवीजन है और ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में एक्चुअली में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे अभी हमने G1 में, S में, G2 में लिखा है, वही सारी चीजें हम यहाँ पे दोबारा बात करेंगे। अगर आप चाहो तो एक पॉइंट एड ऑन यहाँ पे कर सकते हो कि जो आपका G2 है ना, ये एक चीज में और मदद कर सकता है। एक मिनट, इट फॉर्म्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, ये परमानेंट टिश्यूज को बनाने का काम भी करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे हमारे टाइप ऑफ सेल डिवीजन की, कि कितने तरह के सेल डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें हेडिंग क्या डालनी है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। चलिए, अगर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की बात करें बेटा, मेरे पास दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, पहले हम माइटोसिस के बारे में एक एक करके बात करेंगे, फिर हम मियोसिस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर एक दोनों को एक साथ बात करते हैं बेटा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए अगर ये नया टॉपिक है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें इस नए टॉपिक के साथ कंफ्यूज नहीं होना, वन बाय वन एक एक करके हर किसी को समझेंगे। ठीक है, ताकि हमें डिटेल में हर चीज क्लियर रहे। ठीक है, माइटोसिस के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो माइटोसिस के बारे में हमें यहाँ पे क्या बात करनी है, माइटोसिस जो हमारा है परफॉर्म्स इन सोमैटिक सेल। सबसे बड़ी बात, ये किस में परफॉर्म होता है बेटा,
सोमैटिक सेल्स में परफॉर्म होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, सोमैटिक सेल्स में परफॉर्म होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल्स क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझना है तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे, ब्लड, बोन्स, ठीक है, और यहाँ पे कर सकते हो लंग्स, यानी कि आपकी गैमीट्स छोड़ के, यानी कि स्पर्म और ओवम छोड़ के कोई भी सेल आपकी बॉडी की सोमैटिक सेल ही कहलाएगी। ठीक है, यानी स्पर्म ओवम जिन पार्ट से इंक्लूड होते हैं बस उनको हटा दो, बाकी की जो जितने भी सेल्स हैं सारी की सारी सोमैटिक सेल्स हैं। दूसरी चीज फॉर्म्स डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स हमेशा बनाते हैं, आप जानते हैं डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, जो आपके क्रोमोसोम के पेयर को कैरी करते हैं, यानी कि 2n वाली सेल्स बनती हैं। इसमें सारी की सारी जितनी भी बनेंगी 2n वाली ही सेल्स बनेगी। नेक्स्ट पे क्या होगा, 2 डॉटर सेल फॉर्म्स एट अ टाइम। एक बार में, यानी कि एक सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है बेटा, 2 डॉटर सेल बनती हैं एक बार से। अगर मैं आपको डिवीजन दिखाना चाहूं तो यहाँ पे डिवीजन कुछ जैसे मान लीजिए ये मदर सेल है 2n, तो ये अपने आप को यहाँ पे 2 अलग अलग सेल में डिवाइड कर लेगी, ये भी 2n की होगी, ये भी 2n की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसा नहीं लगा कि नहीं यहाँ पे डिप्लॉइड थी, यहाँ जाके हैप्लॉइड हो गए, यहाँ ये सीन नहीं था। यहाँ पे क्या था, अगर 2n वाला मदर है, यानी 2n वाली मदर सेल है, तो उसने अपने कैसी डॉटर सेल्स भी कैसे बनाई है, 2n और 2n वाली, यानी कि मैं इसको नेक्स्ट नाम ये दे सकती हूँ इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन मैंने क्यों बोला, क्योंकि भाई जो क्रोमोसोम नंबर या जो क्रोमोसोम का सेट पेरेंट के पास था, वही क्रोमोसोम का सेट या क्रोमोसोम का नंबर उनकी डॉटर सेल्स के पास गया है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब यहां हम जरा ये देखते हैं कि ये सारी बातें कही किसने है, इसने किस किसने इसके बारे में बात करी। पहला तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब्ड बाय। अगर हम डिस्क्राइब्ड बाय के बारे में जाएं तो यहाँ पे 2 लोग थे अलग अलग, एक ने प्लांट में बताया और एक ने किसने बताया बेटा, एनिमल में बताया। एक ने प्लांट के बारे में बताया और एक ने एनिमल के बारे में बताना शुरू किया। प्लांट के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक पर्सन थे, साइंटिस्ट बोल लो इनको, एक साइंटिस्ट थे स्ट्रैसबर्गर। ठीक है, आप जैसा प्रोनाउंस करना चाहो, मैं अपने हिसाब से करती हूँ क्योंकि याद करने में इजी रहता है। ठीक है, तो मैंने इनका नाम याद किया था, स्ट्रैसबर्गर। ठीक है, स्ट्रैसबर्गर ने 1875 में बताया था कि भाई माइटोसिस जो है वो आपके एनिमल्स में भी परफॉर्म होता है और प्लांट में भी परफॉर्म होता है। बट स्ट्रैसबर्गर ने 1875 में केवल और केवल प्लांट के बारे में बात की थी। ठीक है, उसके बाद एक थे फ्लेमिंग हमारे। ठीक है, फ्लेमिंग ने सेम बात कही माइटोसिस के बारे में, बट यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म था वो एनिमल था उनका, और उन्होंने ये बात कब कही, 1879 में। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दोनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं आपसे। इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं हमारे माइटोसिस को। माइटोसिस है क्या, माइटोसिस वो है जहां पे जब पेरेंट सेल डिवाइड करेगी, यानी कि जब मदर सेल डिवाइड करेगी बेटा, तो उसके पास जितने क्रोमोसोम है वो अपनी डॉटर सेल को भी उतने ही देगी। यानी कि अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो उसकी जो डॉटर सेल्स भी बनेंगी वो भी कैसी होंगी, डिप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, परफॉर्म्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स मैंने बता दिया, ब्लड की, बोन्स की, लंग्स की सेल्स ले लो, किडनी की सेल्स ले लो। ठीक है, ये सारी सेल्स जैसी भी है बेटा वो सारी की सारी कैसी है, माइटोसिस। बस जो टेस्टिस का प्रोडक्ट, जो ओवम का प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनको जरा माइटोसिस से दूर रखेंगे। नेक्स्ट फॉर्म्स डिप्लॉइड सेल्स, मैंने अभी आपको यही बात बताई है। नेक्स्ट 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्स एट अ टाइम, एक बार में एक सेल से 2 ही डॉटर सेल बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। मैंने आपको यहाँ करके भी दिखा दिया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि जो पेरेंट के पास था वही बेचारे पेरेंट ने जेरोक्स करके अपने किसको दे दिया, डॉटर सेल्स को दे दिया। नेक्स्ट डिस्क्राइब किसने किया, अगर प्लांट में बात करें तो स्ट्रैसबर्गर ने, कौन से ईयर में, 1875 में, और उसके बाद एनिमल में किसने किया है, फ्लेमिंग ने, बट ईयर चेंज है 1879 में। ये हमारे माइटोसिस के बारे में कुछ खास बातें थी। अब हम बात करेंगे एक एक करके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, अब हमारे प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं बेटा वो हमें देखना पड़ेगा। प्रोफेज के चेंजेस बहुत इजी हैं याद करना। पहला चेंज, अगर हम प्रोफेज की बात करें तो पहला चेंज क्या होता है हमारा, पहला चेंज होगा शॉर्टनिंग एंड
थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो होंगे उनकी लेंथ जो है वो शॉर्ट होने लगेगी और थिकन होने लगेंगे, यानी कि मोटे होने लगेगी। इन शॉर्ट कह सकते हैं ना कि क्रोमोसोम्स प्रोफेज में कैसे हो जाएंगे, छोटे और मोटे। कैसे होंगे प्रोफेज में, छोटे और मोटे। तो पहला हम क्या याद रखेंगे, जो मैंने बोला एग्जैक्टली वैसा ही लिखेंगे, शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे होने लगेंगे, शॉर्ट और थिकन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में मैं चीजें लिखने से पहले सोच रही हूँ समझा दूं तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। हमारी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्मॉल रीजन पे अटैच रहती हैं। उस अटैचमेंट ऑफ उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमेयर। अभी मैं आपको बना के भी दिखा दूंगी, सेंट्रोमेयर। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर के बीच में, जो कि अभी मैं क्लैरिफाई कर दूंगी लिख के भी और आपको बना के भी बता दूंगी। एक्चुअली में क्या हो जाता है कि जहां पे आपकी सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होती हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप कहते हो सेंट्रोमेयर। नेक्स्ट, सेंट्रोमेयर के अराउंड कुछ ओवल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, उनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि काइनेटोकोर वही पॉइंट है जहां से आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। देखो डायग्राम के थ्रू अगर हम समझे बेटा, तो डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे, मान लो ये मेरा क्रोमोसोम है, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला, देखो क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड्स यहीं आके अटैच होंगी, ठीक है, यहीं पे एक दूसरे से अटैच रहेंगी, तो इनको आपको क्या बोलना है, इसी को बोलना है बेटा सेंट्रोमेयर। क्या बुलाएंगे इसको, सेंट्रोमेयर, ठीक है। अब इसके अराउंड एक ओवल सा स्ट्रक्चर दिखता है, इस ओवल से स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे बेटा, काइनेटोकोर। क्या बोलना शुरू करेंगे, काइनेटोकोर। तो डिफरेंस याद रखेंगे सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर का। हालांकि इतना स्पेसिफिकली पूछा नहीं जाता क्लास 10th आईसीएसई में इतना, बट फिर भी आपका कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर हो जाए ताकि आपको दोबारा से ये प्रॉब्लम 12th में फेस ना करनी पड़े। 10th में समझ लोगे तो 12th में केवल आपका वही रिवीजन वाला पार्ट रह जाता है। तो यहीं पे हमें क्लियर कर लेना है अपने सारे कंफ्यूजन कि भाई सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर में मेन डिफरेंस क्या था। तो अभी हमें समझ आ चुका है। अब हमें सेकंड पॉइंट वही लिखना है जो मैंने यहाँ पे समझाया। मैं यहाँ पे लिखूंगी सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच्ड at a small region called सेंट्रोमेयर। यही बात हमने की है अभी, एक पर्टिकुलर स्मॉल रीजन पे अटैच रहेंगे सेंट्रोमेयर, ठीक है, या कहीं कहीं इसी को लिख देते हैं काइनेटोकोर, बट मैं ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुकी हूं तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी सेंट्रोमेयर। नेक्स्ट चीज हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारा जब एस फेज होता है तो एस फेज में एक तो मैंने बताया था हिस्टोन प्रोटीन बनता है क्योंकि वो डीएनए का ही सारा मेन काम वहीं पे होता है एस फेज में। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीजन में एक ऑर्गेनेली होती है जो बहुत ज्यादा मदद करती है और कह सकते हैं कि वाइटल रोल प्ले करती है आपके सेल डिवीजन में, उसको हमने बोला था सेंट्रियोल। तो अब यहाँ पे हम सेंट्रियोल का पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि सेंट्रियोल अब सेल डिवाइड करना है तो सेंट्रियोल का जिक्र तो हमें करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल के बारे में मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, अराउंड सेंट्रियोल्स a star shaped structure formed called एस्टर्स। ध्यान से समझेंगे मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि सेंट्रियोल्स के अराउंड एक स्टार शेप्ड का स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको आप क्या कहते हो, आप उनको बुलाना शुरू करोगे एस्टर्स। बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में इसका नाम दिया हुआ है और आगे भी कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी भी। तो इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये चीज हमारे लिए अभी नई नई है, तो इसको जरा प्यार से समझेंगे और ध्यान से समझेंगे, उससे भी ज्यादा है क्या। अराउंड सेंट्रियोल्स अ स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड
कॉल्ड एस्टर्स। स्टार शेप, अब आपको पता है सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए थे एस फेज में, यानी कि एक सेल में दो सेंट्रियोल्स हमारे पास होंगे, और अगर दो सेंट्रियोल्स हैं तो हर एक सेंट्रियोल के पास उसका एस्टर होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, एस्टर होगा। क्लियर हो गया? एस्टर्स क्या है? सेंट्रियोल्स के अराउंड जो स्टार शेप स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टर्स। क्या वाकई एस्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा? है। एस्टर्स बेसिकली आपके स्पिंडल फाइबर्स बनाने में मदद कर रहे हैं, इसीलिए हमने उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला है। विदाउट देम वी कैन नॉट बी एबल टू फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, बट ऐसा सिर्फ एनिमल्स के केस में है। प्लांट के केस में अभी हम देखेंगे कि उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या बोला? अराउंड सेंट्रियोल्स अ स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कॉल्ड एस्टर्स। अब याद रखेंगे, एस्टर्स स्टार्ट फॉर्मिंग a fine proteinaceous thread called spindle fibers। क्या बोलना शुरू करेंगे बेटा हम उनको? स्पिंडल फाइबर्स। देखो वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एस्टर स्टार्ट फॉर्मिंग अ फाइन प्रोटीनिशियस थ्रेड कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स के लिए मैंने प्रोटीनिशियस वर्ड यूज किया है, यानी कि यहाँ ये जो धागे हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और ये प्रोटीन के धागे एक्चुअल में आपके पता है क्रोमोसोम को खींचने का, जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं भी आपको बताऊंगी, क्रोमोसोम को खींचने का काम, उनको एक्चुअल में डिवाइड करवाने का काम यही स्पिंडल फाइबर्स करते हैं। ठीक है, उससे भी पहले कौन सा प्रोटीन है जो आपके स्पिंडल फाइबर्स को बनाता है? बेटा उस प्रोटीन का नाम था ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन ही वही प्रोटीन है जिसकी मदद से आपके स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करूंगी कि यहां पे क्या होने लगता है? अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर आने लगता है। ठीक है, याद रखेंगे, अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, यहां से आपको स्पिंडल फाइबर्स दिखना शुरू होते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। जब इतनी बात हम लिख चुके हैं तो हमें एक चीज और लिखनी है, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। हमारे जो सेंट्रियोल है बेटा वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइट और लेफ्ट, मतलब एक सेंट्रियोल अगर राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में होगा। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा भी दूंगी। नेक्स्ट चीज हम जो लिखने वाले हैं वो क्या होगा? अगर तो हमारे एस्टर्स, यानी कि एस्टर्स विद स्पिंडल फाइबर्स, एस्टर्स विद स्पिंडल फाइबर्स अगर हैं तो फिर वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे बेटा आपके एम्फीएस्ट्रल रेज। उनको क्या बोला जाएगा? एम्फीएस्ट्रल रेज। अगर आपके स्पिंडल फाइबर्स यानी कि एस्टर्स जो स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं, ऐसे एस्टर्स अगर मिलते हैं तो ऐसे एस्टर्स को पूरा कुल मिला के क्या बोल सकते हैं? एम्फीएस्ट्रल रेज बोल सकते हैं, या फिर एम्फीएस्ट्रल अपैरेटस भी बोलते हैं। क्या मैंने बोला? एस्टर्स जो स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हों, ऐसे एस्टर्स को क्या बोलेंगे? ऐसे एस्टर्स को बोलेंगे एम्फीएस्ट्रल रेज या फिर एम्फीएस्ट्रल अपैरेटस। पर केवल और केवल इसकी पॉसिबिलिटी किसमें है? इसकी पॉसिबिलिटी केवल और केवल बेटा एनिमल सेल में है। ध्यान रखेंगे, एनिमल के सेल में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं, प्लांट में नहीं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आगे मैंने बोला है एस्टर्स विदाउट, अब यहां मैं स्पिंडल फाइबर्स के लिए इतनी जगह नहीं ले रही हूं, ठीक है, आपको पता है ये सेम टर्म बार बार रिलेट होगा। ठीक है, एस्टर्स विदाउट स्पिंडल फाइबर, तब आप उनको क्या बोलते हो बेटा? एन एस्ट्रल रेज। ठीक है, क्या बुलाना शुरू करेंगे हम उनको? एन एस्ट्रल रेज। तो अगर ये केस ऊपर वाला एनिमल को फॉलो कर रहा था तो नीचे वाला किसको फॉलो करेगा? प्लांट्स को फॉलो करेगा। ध्यान से समझेंगे, ये किसको फॉलो करेगा? प्लांट सेल को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को।
ज्यादातर हमारे केसेस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि एम्फी एस्ट्रल किस में मिलता है या एनास्ट्रल कहाँ पे मिलेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एम्फी का जब भी नाम है तो ऐसे याद रख सकते हो कि एम्फीबियंस एनिमल्स में ही होते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स में भी होते हैं, ठीक है, नो डाउट, बट ऐसे याद रखने का तरीका है, मुझे इजी लग रहा है तो मैंने बता दिया, ठीक है। एम्फी एस्ट्रल एनिमल सेल के साथ जाएगा, ठीक है, एनास्ट्रल जाएगा प्लांट सेल के साथ, ठीक है, इतना समझ आया। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीज है जो हमें दिखनी गायब हो जाएगी, मतलब दिखेगी ही नहीं, ठीक है, देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा एक तो आपका न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, हमारा जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कैसी हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारी डिसअपियर हो जाएगी। अब हम जरा एक पॉइंट है जिसको हम बहुत ध्यान से लिखेंगे कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं वो हमारे काइनेटोकोर से अटैच कर जाएंगे। इन शॉर्ट मैं इसको लिखूंगी कि स्पिंडल फाइबर्स गॉट अटैच्ड विद योर और गेट अटैच्ड विद योर क्रोमोसोम्स, ठीक है, ध्यान समझेंगे। स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड विद द क्रोमोसोम्स, ठीक है, हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं बेटा वो किसके साथ अटैच होने लगेंगे, हमारे क्रोमोसोम्स के साथ में ही अटैच हो जाएंगे। अब जरा इसको एक डायग्राम के साथ समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे हम सेंट्रियोल समझ लेते हैं, मैंने बताया था ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे, ठीक है, ये मैंने कुछ एस्टर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है यहाँ पे, और यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी यानी डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एक मिनट, ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब दो नहीं होते हैं पर्टिकुलरली, मैंने ऐसा आपको दिखाया है कि एक्चुअल में कुछ ऐसी पोजीशन हमें दिखती है, ठीक है। ये था हमारे प्रोफेज का, ठीक है, एक बार हम सारे पॉइंट्स को क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो ये लास्ट रिविजन तो हमें समझ में आ ही जाएगा प्रोफेज का। प्रोफेज में मैंने कहा कि कुछ चेंजेस आते हैं और हमें पता है कि जैसे कि ये माइटोटिक डिवीजन की या माइटोसिस की पहली स्टेज होती है जिसको हमने बोला है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा बेटा, पहला शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स यानी छोटू और मोटू के कंसेप्ट से मैंने याद कराया था। नेक्स्ट होगा सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच रहेंगी एक पर्टिकुलरली पॉइंट पे और उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के अराउंड आप कुछ ओवल टाइप का स्ट्रक्चर या स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा जिसको आप बोलते हैं काइनेटोकोर, और इसी काइनेटोकोर के थ्रू क्या होगा, आपके स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट, लास्ट में मैंने नेक्स्ट में क्या बोला है, अराउंड सेंट्रियोल्स और स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, एक स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा सेंट्रियोल्स के अराउंड। सेंट्रियोल्स ये वही ऑर्गेनेली है जो एस फेज में जाकर रेप्लिकेट हो रही थी, ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट हुए यानी एक से दो बन गए और इनके अराउंड स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बनने लगा जिसको हमने बोला था एस्टर। एस्टर का काम क्या है, एस्टर क्या करेगा, हमारी एनिमल सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू करेगा। पर्टिकुलरली यहां मैंने एनिमल सेल क्यों बोला, क्योंकि प्लांट के केस के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। आगे सुनिए, यहाँ पे एस्टर्स ने क्या किया, स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू किया। अगर तो एस्टर स्पिंडल फाइबर बना रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, एम्फीएस्ट्रल रेस, ये केवल और केवल एनिमल में फॉलो होता है। अगर एस्टर है बट विदाउट स्पिंडल फाइबर है तो आप उनको क्या बोलोगे, एनास्ट्रल रेस। ये एनास्ट्रल रेस जो होती हैं ये प्लांट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब यही सेंट्रियोल्स क्या है बेटा, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे। दैट मींस अगर एक राइट को जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट को जाएगा। इतनी चीजें ध्यान रहेंगी, आगे सुनेंगे। इतनी चीजों के बाद हमें याद आया कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर की अपीयरेंस होगी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाएगी। इतनी चीजें यहां तक क्लियर होने के बाद अब हमें पता चला है कि ये स्पिंडल फाइबर्स आपके क्रोमोसोम से जाकर अटैच हो जाएंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम ने तो काइनेटोकोर बताया था, लिख दिया क्रोमोसोम्स, तो बेटा आप बिना किसी डाउट के काइनेटोकोर भी लिख सकते हैं। मैंने आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स लिखा है।
अगर आप पेपर में क्रोमोसोम्स भी लिख कर आते हैं तो गलत नहीं होगा। काइनेटोकोर, क्रोमोसोम्स, बात आप उसी के बारे में कर रहे हैं, तो आपको अगर काइनेटोकोर लास्ट पॉइंट पे याद आता है तो आप काइनेटोकोर लिख देंगे। आपको स्पिंडल फाइबर्स याद आता है, सॉरी, आपको अगर क्रोमोसोम्स याद आता है तो आप क्रोमोसोम्स भी लिख सकते हैं। ये बात तो हुई हमारे प्रोफेज की। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर क्या है। नेक्स्ट, प्रोफेज में एक्चुअल में विजिबिलिटी कैसी होती होगी वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि न्यूक्लियोलस गायब है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब है, तो यहाँ हमें देखने में इजी रहेगा, ठीक है। बट जब भी आपको क्रोमोसोम देखने होंगे, मतलब 2 मिनट के लिए इमेजिन कर लो यार, तुम साइंटिस्ट हो, ठीक है, तो तुम्हें अगर क्रोमोसोम बहुत अच्छे तरीके से देखने हो बेटा, तो वो एक ही स्टेज होती है जहां आप क्रोमोसोम्स बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से देख सकते हो, उसको हम बोलेंगे मेटाफेज, जिसके बारे में जस्ट अभी हम बात करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे मेटाफेज की, ठीक है। मेटाफेज में कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, एक तो मैंने आपको बता दिया था, वो मैं अभी लिखूंगी। पहले हम लिखते हैं इक्वेटोरियल, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। इक्वेटोरियल बोल लो या फिर मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म्ड। यहाँ पे हमारी प्लेट बनती है जिसको हम इक्वेटोरियल या फिर मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। अभी हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल। अगर हमें क्रोमोसोम्स की विजिबिलिटी देखनी हो बेटा, तो वो यहाँ सबसे बेस्ट दिखेगी कि वो कैसे अरेंज है, एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। तो अगर कभी भी आपको क्रोमोसोम्स देखने हो तो आप कहाँ देखेंगे, कौन सी स्टेज में देखेंगे, माइटोसिस की, या फिर बोल सकते हैं माइटोटिक डिवीजन की सेकेंड स्टेज पे, जिसको आप बोलते हो मेटाफेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, क्रोमोसोम्स शो पेक्लियर या फिर यूनिक लिख लो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, यूनिक मूवमेंट। जिसको जो टर्म याद रहे बेटा वो टर्म लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, क्रोमोसोम्स शो पेक्लियर मूवमेंट, ठीक है। जिसको पेक्यूलियर याद रहे पेक्यूलियर याद कर ले, जिसको यूनिक याद रहे वो यूनिक मूवमेंट के नाम से याद कर ले, ठीक है। यहाँ पे कुछ अजीब टाइप की मूवमेंट, यानी कि स्पेशल काइंड की मूवमेंट देखने के लिए मिलती है, स्पेशल तरह की मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि क्रोमोसोम्स को स्पेशल टाइप की मूवमेंट दिखाते हैं, जिसको हम पेक्यूलियर मूवमेंट कहते हैं। याद रहे, स्पेसिफिक लिख लेना, यूनिक लिख लेना, जो आपको समझ में है, ठीक है। अब यहाँ पहले डायग्राम के साथ समझ लेते हैं कि एक्चुअल में यहाँ हमारा दिखता कैसा है मेटाफिजिक प्लेट। सारे क्रोमोसोम्स बेटा, पहले तो यहाँ पे मैं जरा आपके सेंट्रियोल्स बना दूं, ठीक है, और ये रहे आपके स्पिंडल फाइबर्स, ताकि डायग्राम के थ्रू इजीली हमें चीजें थोड़ा सा याद हो जाती हैं। और अगर कभी आपको स्टेज की फोटोज वगैरह भी दिखाई जाए तो आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में मेटाफिजिक प्लेट होती क्या है। मान लीजिए ये स्पिंडल फाइबर यहां से अटैच हो गया, ये देखिए यहां से ये, यहां से ये देखिए, तो हमारी ये है मेटाफेजिक प्लेट। देखो कैसे सेंटर में आके सारे हमारे क्रोमोसोम्स लग गए, ठीक है। इसको हमने बोला है मेटाफेजिक प्लेट। जो बीच में ये आपको पार्टीशन टाइप का दिख रहा है क्रोमोसोम्स की वजह से, इसको हमने बोला है मेटाफेजिक प्लेट। तो आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई। पहला हो गया कि आपकी इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट क्या होती है, ये होती है देखने में। नेक्स्ट क्या होगा, क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल। अगर आपको सबसे अच्छी तरह से देखने हो तो आपको कहाँ देखने मिलेंगे, मेटाफेज में। देख लो कितने क्लियरली विजिबल है, ना इधर ना उधर, एकदम सेंटर में आके लग गए हैं। थर्ड क्या रहेगा, क्रोमोसोम शो पेक्यूलियर या यूनिक मूवमेंट। देख लो कितनी यूनिक मूवमेंट है, ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, एटलीस्ट इवन ये सीरियल में आके लग गए। तो अगर आपको देखना हो तो आप मेटाफेज में अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाफेज के बाद हमारी जो आती है, पी कर चुके हैं, एम कर चुके हैं, अब ए की बारी है। ये क्या रहेगा बेटा हमारा, एनाफेज। अब सुनो, यहां तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे ये ऐसे अरेंज हो गए मेटाफेज में, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये दूर दूर जाना शुरू होंगे, यानी कि अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगी। अब आधी इस साइड को जाएंगी और आधी इस साइड को जाएंगी, ठीक है। यानी कि हमारा पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स
सेपरेटेड। ठीक है, जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड है वो कैसी हो जाएंगी, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। सेपरेट कैसे होंगी, बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। क्यों शॉर्ट हो रही हैं, क्यों इधर उधर जा रही हैं बेटा, मतलब हमारी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं क्यों आधी राइट की तरफ आधी लेफ्ट की तरफ जाने लगी, क्योंकि हमारे स्पिंडल फाइबर्स की जो लेंथ है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, यानी कि वो शॉर्ट होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्रोमैटिड्स पुल्ड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। बेटा अब ये तीनों ही पॉइंट मेरे हिसाब से याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ये ऐसे आके मेटाफेज में अरेंज हो गए हैं तो एनाफेज में क्या है, इन क्रोमैटिड्स को अलग अलग होना है। फर्स्ट पॉइंट वही है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेटेड। कैसे सेपरेट हुई भाई, स्पिंडल फाइबर से अटैच थी। अब ऑब्वियसली स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ कम हुई है, इसी वजह से क्या हुआ बेटा, ये क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग होने लगे। अब जब एक दूसरे से अलग होंगे तो यहाँ पे जरा देख लो, आधे स्पिंडल फाइबर्स इधर से अटैच थे, आधे इधर से अटैच थे। ठीक है, अभी मैं मेटाफेज के डायग्राम से ही समझा रही हूँ, एनाफेज अभी मैं दिखाऊंगी। तो आधे इस साइड को शिफ्ट होंगे, आधे उस साइड को शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला पॉइंट मेरे हिसाब से अंडरस्टूड होगा, क्रोमैटिड्स पुल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। क्यों क्रोमैटिड्स इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि उनकी लेंथ छोटी हो रही है, यानी कि शॉर्टनिंग होना शुरू हो जाएगी। अब जरा इसको एक डायग्राम के साथ हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, सर्कल थोड़ा सा सर्कल जैसा लग नहीं रहा है, हाँ अब थोड़ा थोड़ा सा विजिबल। वैसे देखो मैं आर्ट क्लास चला नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, तो जरा इसको ऐसे ही समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा हुआ था, अब दोबारा से वही सेंट्रियोल्स ड्रॉ कर ले। क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को दिखाना पड़ेगा, इसे जरा ध्यान से देख के तब बनाएंगे, ताकि डायग्राम के थ्रू तुम्हें इजीली समझ में आ सके और इतनी प्रॉब्लम ना हो चीजों को समझने में। देखो अब एक ऐसे देखो, ये अपनी अपनी तरफ जाने लगे, ये इस साइड को आ रहा है, ये इस साइड को आ रहा है, तो ये वाला इजीली विजिबल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला मेरा क्या बचता है बेटा, एना के बाद आता है मेरा टीलोफेज। जो शुरुआत हमने की थी वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, हमने बनाए थे क्रोमोसोम। ठीक है, जब सेल को होना था डिवाइड। ठीक है, अब सेल क्या कर रहा है, अब नई नई चीजें बना रहा है, यानी कि यहाँ पे दो डॉटर सेल्स हो जाएंगी हमारे पास पेरेंट सेल से। तो यानी कि कहानी जहां से शुरू हुई थी कहानी वहीं आके रुक जाएगी। जैसे कि हमने पढ़ा था, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तो आपका जो ये क्रोमोसोम होता है ये कैसा पड़ा हुआ होता है बेटा, ये डीकंडेंस पड़ा हुआ होता है, यानी कि क्रोमैटिन की फॉर्म में पड़ा होता है। बट व्हेन योर सेल इज गोइंग टू डिवाइड, so this chromatin material becomes क्रोमोसोम ड्यू टू द कंडेंसेशन। ठीक है, ये कंडेंस हो जाते हैं, यही आपका क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन मटेरियल, जिस भी नाम के साथ आप कंफर्टेबल हो। जब आपकी सेल डिवाइड होने वाली होती है तो यही क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन रेटिकुलम कंडेंस होता है और प्रॉपर एक फॉर्म में आ जाता है, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। अब यहाँ पूरा पूरा हमारा अप्रोक्सीमेट सेल डिवाइड होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से वही कहानी रिपीट होगी जो शुरुआत में हुई थी, यानी यहाँ वापस से आपका जो क्रोमोसोम है वो क्या होगा, डीकंडेंस, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमैटिन मटेरियल में। नेक्स्ट, अगर हमारा न्यूक्लियोफेज में न्यूक्लियोलस गायब हो गया था तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस वापस से अपीयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां गायब हो गई थी, डिसअपीयर हो जाएगी, यहाँ पे क्या होने लगेगी, वापस से रीअपीयर। थर्ड वाला पॉइंट, स्पिंडल फाइबर वहां पे विजिबल होने लगे थे, यानी अपीयर होने लगे थे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके स्पिंडल फाइबर हो जाएंगे डिसअपीयर। बस इन्हीं पॉइंट्स को हम लिखेंगे और उसको डायग्राम बना के मैं सम अप कर दूंगी। ठीक है, तो टीलोफेज में पहला पॉइंट क्या रहेगा, क्रोमोसोम्स, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, कन्वर्ट हो जाएंगे, या लिख देती हूँ। ठीक है, एरो नहीं बना रही, मैं लिख ही देती हूँ, डीकंडेंसेस वर्ड यूज कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस
and formed into chromatin रेटिकुलम। ठीक है, यही चीज मैंने अभी आपको समझा दी कि होता क्या है, आपके यही क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होंगे और क्या बना देंगे, आपके क्रोमैटिन रेटिकुलम। ठीक है, वही जो ऐसा उलझा हुआ धागा जैसा होता है वैसा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कैसी हो जाएगी बेटा, रीअपियर। ठीक है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखना शुरू हो जाएगी। डिसअपियर क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर। आपके जो स्पिंडल फाइबर हैं वो दिखना बंद हो जाएंगे। अगर डायग्राम के साथ समझे तो जरा इधर देखते हैं। हमारी सेल बीच में से कुछ ऐसी फरो बनाने लगेगी। ठीक है, यहां पे आपका ये रहा क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो बननी शुरू हो गई। यहां पे इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएगी। यहां पे भी वही है आपका क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियोलस। ठीक है, अभी मैं साइड में इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको देखने में थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियोलस आ गया आपका, स्पिंडल फाइबर्स गायब हो गए, क्रोमैटिन रेटिकुलम जो कि हमने क्रोमोसोम अभी हम उनको पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्रोमैटिन रेटिकुलम में वो कन्वर्ट हो चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी आपकी, और फाइनली ये आपकी 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, और ये 2 डॉटर सेल्स के अंदर ये रही आपकी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये रहा न्यूक्लियोलस, और ये रहे क्रोमैटिन रेटिकुलम। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। प्रोफेज मैंने समझा दिया था, अब हम बात करेंगे मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट बन जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट उसमें क्या था, क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल। मैंने आपको 10 बार बता दिया है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्लियरली विजिबल होंगे मेटाफेज में ही। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, क्रोमोसोम शो पेक्युलर या यूनिक मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, जो आपके क्रोमोसोम्स होंगे वो यूनिक मूवमेंट यानी पेक्युलर मूवमेंट शो करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं एनाफेज में, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेटेड। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगी। क्यों सेपरेट हो जाएंगी, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी, वो शॉर्टनिंग होनी शुरू हो जाएगी, और उसकी शॉर्टनिंग की वजह से क्या होगा, क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने बात कही थी, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ मेटाफेजिक प्लेट बनी थी मेटाफेज में, एनाफेज में देखो अलग अलग जाना शुरू हो गए, कुछ राइट साइड को जा रहे हैं, कुछ लेफ्ट साइड को जा रहे हैं। नेक्स्ट टीलोफेज में बात करें तो टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एंड फॉर्म्ड इनटू क्रोमैटिन रेटिकुलम। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमैटिन रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, एनाफेज की बात कर रही हूं मैं, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई, गायब क्या हो जाएगा आपका, स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि सेल को अब थोड़ी डिवाइड होना है, सेल तो हो चुकी, जो होना था डिवाइड वो हो चुका, 2 डॉटर सेल्स हमें बनानी थी वो बन चुकी। ठीक है, यहाँ पे वो देखो धीरे 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 सेपरेट हुई होंगी, और देखो यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स हमारी बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन मटेरियल, जिस भी नाम के साथ आप फेमिलियर हो। ये रहे न्यूक्लियोलस, ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अब यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अभी तक हम किस में चल रहे थे, पीमैट आपका, अब देखा जाए तो कैरियोकाइनेसिस है। अब जब यहाँ पे सेल डिवाइड हो गई, यानी सेल ही अलग हो गई है, देखो यहाँ पे एक ये पूरा फरो बन के अलग हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन गई है, तो जब आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो उसी को आप क्या कहोगे, साइटोकाइनेसिस, यानी यहाँ पे हमने साइटोकाइनेसिस कर लिया है परफॉर्म। यहाँ पे हमारा वो जो माइटोसिस वाला पोर्शन है वो होता है खत्म। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स में किस तरह के क्या क्या चेंजेस होते हैं। वैसे तो इनको याद करना इतना टिपिकल या इतना बोल सकते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं है। क्यों, क्योंकि जो आपने अगर एक बार यहाँ पे याद कर लिया एनिमल के केस में, वहां भी सेम ही होता है। ठीक है, प्लांट में भी कुछ ज्यादा अलग नहीं होता है, प्लांट में भी सेम होता है, बट वहां पे क्या होता है, वहां पे जो सेल प्लेट बनती है
उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में बात करनी होती है कि सेल प्लेट बाहर से अंदर बनती है, यानी सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन की तरफ बनती है, या सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल की तरफ जाती है। तो थोड़ा सा इसका क्लियर करेंगे। बाकी जो हमारे डिफरेंसेस हैं दोनों में वो कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। जो चेंजेस इसमें हो रहे हैं पी मैट में, वही उसके पी मैट में चेंजेस होते हैं, बस फर्क आता है थोड़ा सा सेल प्लेट के बारे में जब हम पढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करने जाएंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्लांट में माइटोसिस। अब हम बात कर रहे हैं माइटोसिस इन प्लांट्स। वैसे तो जब हम इसके बारे में पॉइंट्स लिखेंगे बेटा तो आपको सारी चीज रिपीटेड ही लगेंगी, पर फिर भी आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि आपको समझ में आए, एक एक पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्रोफेज में हमने जो जो चीजें वहां पे लर्न करी थी वो भी यहीं पे करेंगे। यहाँ अगर डिफरेंस आएगा तो यहाँ आएगा टीलोफेज में। जैसे कि पहले वाले में क्या था, अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स दिखने शुरू हो गए थे, अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स का क्या मतलब है कि जैसे वहां पे स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हुए थे, यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर बनेंगे, बट हमारे पास सेंट्रियोल्स होते थे, इनके पास सेंट्रियोल नहीं होंगे, इनके पास स्पेशल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे हम, और क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें बेटा तो हमारी जो न्यूक्लियर, अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख दिया ना, न्यूक्लियोलस की बारी है अब हमारी। एक मिनट, यहाँ पे हमें न्यूक्लियोलस लिखना है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। हमारा न्यूक्लियोलस कैसा हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, और आपका जो क्रोमैटिन था वो तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट ही हो चुका है, ठीक है, यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म्ड, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म्ड, ठीक है। यही बात जो हम वहां करके आ रहे थे, यही बात हमारे यहाँ पे हमने देख ली है, सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे बन जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट में प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। वहां पे भी इक्वेटोरियल प्लेट बन रही थी बेटा, हमारे यहाँ पे भी क्या बन जाएगी, इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल, जिसको हमने मेटाफेजिक प्लेट भी कहा था, इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए, मेटाफेज के बाद क्या आ जाता है, एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ था, क्रोमैटिड्स पुल्ड टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। जो क्रोमैटिड्स थे वो कहां जाना शुरू हो गए थे बेटा, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हो गए थे। क्यों, वही एक चीज, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स कैसे होने लगे थे, स्पिंडल फाइबर्स कैसे होने लगे थे, शॉर्टन होने लगे थे, जिसकी वजह से जो आपके क्रोमैटिड्स थे वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगे थे। नेक्स्ट एनाफेज के बाद आते हैं टीलोफेज में। ज्यादा पॉइंट्स में इसलिए यहाँ पे एड ऑन नहीं कर रही बेटा, क्योंकि ऑलरेडी हम वहां पे बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जो वहां पे हो रहा था वही यहाँ पे हो रहा है, बस मेन पॉइंट जिसमें जो थे मैंने वो यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम टीलोफेज में। तो पहली बात, टीलोफेज में क्या क्या रीअपियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, उसके बाद न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या आना चाहिए हमारा, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे बेटा वो डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्पिंडल फाइबर जो रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, डिसअपियर, जैसा हमारे वहां टीलोफेज में हो रहा था, ठीक है। मेन चीज हमें क्या यहाँ पे याद रखनी है बेटा, यहाँ पे एक प्लेट बनती है जिसको हम कहते हैं सेल प्लेट फॉर्म्ड। सेल प्लेट क्यों बनेगी, क्योंकि उसको क्या करना है, फॉर साइटोकाइनेसिस।
ठीक है, साइटोकाइनेसिस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, साइटोकाइनेसिस करने के लिए उसको सेल प्लेट बनानी पड़ेगी। सेल प्लेट बनाने के लिए जैसे कि मैं क्या बता रही हूं, क्या होगा सेल प्लेट, मान लीजिए ये कोई आपकी प्लांट सेल है, ठीक है, तो बीच यहां पे आपके गोल्जी आने लगेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिनको बोलते हैं या फिर गोल्जी बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज क्या है बेटा, यहाँ सेंटर पे आ जाएंगे और इस सेंटर पे ना एक लैमेला फॉर्म करेंगे, डिवीजन को ही हम लैमेला कहते हैं। ठीक है, तो वो लैमेला फॉर्म करना शुरू करेंगे, लैमेला होगा अंदर की तरफ से। ठीक है, लैमेला यहाँ से यानी यहाँ से बनना शुरू होगा और वो बाहर की तरफ बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली ये यहाँ जाके सेल वॉल को फ्यूज कर जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ये सेल वॉल को क्या कर जाएगा, फ्यूज, और इसी लैमेला की वजह से आपकी दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। ध्यान से सुनेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडीज जिनको प्लांट के केस में हम डिक्टियोसोम्स के नाम से जान सकते हैं, ये डिक्टियोसोम्स बिल्कुल पेरेंट सेल की जो वो ये सारी चीजें परफॉर्म कर चुका होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दिखना शुरू हो जाती है, बहुत सारी चीजें जब वो अलग अलग होने की बस शुरुआत ही करती हैं, वैसे ही सेल प्लेट बनना शुरू होती है। सेल प्लेट कैसे बनेगी, जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है जिसको हम प्लांट के केस में डिक्टियोसोम से जानना शुरू करते हैं, ये बीच से ना ऐसे मिडल लैमेला बनाना शुरू करेगा। ठीक है, और ये मिडल लैमेला अंदर से बाहर की तरफ बनता है। ठीक है, हमारी एनिमल सेल कैसे हो रही थी, बाहर से अंदर की तरफ घुसती है, इसमें क्या होगा कि ये बीच से बाहर की तरफ यानी कि अंदर से बाहर की तरफ ये लैमेला बढ़ता हुआ चला जाएगा, पहले इतना फिर इतना फिर इतना और ऐसे करके लेंथ बाहर तक जाएगी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये सेल वॉल को बनाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों आया बेटा, ये वेसिकल्स बनाता है, इन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, सेल वॉल को बनाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, सेल वॉल को बनाने वाले कंपोनेंट्स ये कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए लैमेला की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली ये लास्ट में जाके सेल वॉल को फ्यूज कर जाते हैं। जब ये सेल वॉल को फ्यूज कर जाते हैं तो ये दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अल्टीमेटली जो ये लैमेला बना, जो ये सेल प्लेट बनी, ठीक है, यही बेटा ये सेल प्लेट बनी थी। ठीक है, इसी को इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सेल प्लेट। ठीक है, अब तो मैंने डिवाइड करके दिखा दिया है, बट जब आप ध्यान से देखोगे लेक्चर को तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेल प्लेट एक्चुअली में गोल्जी बॉडीज, प्लांट के केस में आप डिक्टियोसोम्स भी याद कर सकते हैं, तो ये डिक्टियोसोम्स की वजह से ही बनी है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली वेसिकल्स प्रोवाइड करवाते हैं और इन वेसिकल्स में वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल वॉल को बनाने में मदद करते हैं। तो प्राइमरीली ये बीच से बनना शुरू होगा और अल्टीमेटली क्या करेगा, ये जाके अपने एंड्स पे यानी कि एंड वाली सेल वॉल पे फ्यूज करते हैं एंड वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपकी दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बेटा माइटोसिस हमारा प्लांट के केस में था, हमने एनिमल्स के केस में भी स्टडी कर लिया है। अब हम देखेंगे हमारे सिग्निफिकेंस कि माइटोसिस एक्चुअल में क्यों क्यों परफॉर्म होता है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो अब हम माइटोसिस के सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, माइटोसिस क्यों परफॉर्म होता है। तो पहले हम इसको देखेंगे, माइटोसिस क्यों परफॉर्म होता है, ये तो हमने देख लिया कि कैसे परफॉर्म होता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो पहले हम रीजंस लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक चीज को हम समझेंगे। पहला, जेनेटिक स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि क्रोमोसोम का जो नंबर है उसको मेंटेन करने के लिए। आपको ना याद रहे तो मैं यहां पे लिख देती हूं, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर की मेंटेनेंस यहाँ पे होती है कि मतलब जो आपके क्रोमोसोम का नंबर रहे वो प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है, फॉर रिपेयर, बॉडी का पार्ट कोई भी रिपेयर हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, बॉडी के पार्ट की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे होगा कोई भी सेल रिपेयर हो सकती है, उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। मान लो आपकी स्किन की सेल है, शेड ऑफ हो जाती है, उसके बाद नई आ जाती है तो उसको रिप्लेसमेंट ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होगा, जो बेबी एम्ब्रियो जो होता है वो जब अपना साइज इंक्रीज करता है तो साइज कैसे इंक्रीज करेगा, वो इसी की वजह से करेगा, माइटोसिस करके। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा,
सेल साइज, ठीक है, सेल साइज को मेंटेन करेगा, यानी कि सेल साइज मेंटेनेंस, सेल का जो साइज रहेगा उसको मेंटेन करेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का क्या मतलब है, देखो रीजेनरेशन हर किसी में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट जहां पे रीजेनरेशन पॉसिबल है, यानी मान लो रीजेनरेशन क्या होता है, अगर बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाए तो वहीं से वो दोबारा आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रा में होता है, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ में, ठीक है, उसकी पूंछ में ये है पावर रीजनरेशन की कि अगर एक बार वो हट जाए तो वो दोबारा से आने लगती है, तो वो माइटोसिस की वजह से ही आती है, ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो सकता है, जेनेटिक स्टेबिलिटी। जेनेटिक स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर जो है उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट रिपेयर, अगर कोई सेल खराब हो गई है तो उसको रिपेयर भी कर सकता है। रिप्लेसमेंट, अगर मान लो कोई सेल खराब ही हो गई है, पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, तो उसको रिप्लेस भी करेगा नई के साथ। नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एक बच्चा अपनी मम्मी के वोम में होता है तो वो जो अपना साइज बढ़ा रहा होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस की वजह से। सेल साइज की मेंटेनेंस भी उसी की वजह से रहेगी, माइटोसिस की वजह से उसका साइज पूरा मेंटेन रहेगा। अगर आपको लगता है, मतलब सेल को लगेगा कि यार मैं तो बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म मेरा बढ़ता जा रहा है और न्यूक्लियस उतना ही है, तो साइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करने के लिए भी वो माइटोसिस करती है सेल। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू किया था तभी बता दिया था कि सबसे बड़ा जो उसका सेल डिवाइड करने का जो रीजन होता है वो साइटोप्लाज्मिक रेशो को और न्यूक्लियस के रेशो को मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा रीजनरेशन। रीजनरेशन को मैंने आपको बता दिया, बॉडी का कोई भी पार्ट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में कैपेबिलिटी होती है कि अगर उनका बॉडी का पार्ट कट हो जाता है सो दे कैन ग्रो अगेन बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस, ठीक है। एक जो हमारा पार्ट रह रहा है वो उसको हम और दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा क्या हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे समझ सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है एक पेरेंट सेल से आगे डॉटर सेल्स बनना, ठीक है। तो यहाँ एसेक्सुअल कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा का आप एक केस ले लीजिए, ठीक है। अमीबा में सेल का डिवाइड होना ही उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है। यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस का होना एक तो सेल डिवीजन कहलाता है, दूसरा वही उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बन जाता है। तो हमारे पास ये 7 पॉइंट है, 7 सिग्निफिकेंसेस है जिनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ये सातों के साथ आपके लिए बहुत एक बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्टेंट लेकर आएंगे, आपके मार्क्स कहीं डिडक्ट नहीं होंगे। आज के लिए हमने माइटोसिस यहाँ पे कर लिया है पूरी तरीके से फिनिश। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस के बारे में बात करेंगे और क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में आपका डीएनए कैसा होता है, क्रोमोसोम्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू बायोविस्टा। थैंक यू।